एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आई होप तुम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लिया होगा, जिसमें जो हमारी फर्स्ट बुक है उसके जितने भी फॉर्मूलाज थे, कॉन्सेप्ट्स थे, वो सब हमने कंप्लीट कर लिए थे। सो दिस इज द सेकंड पार्ट। तो चलो जल्दी से जो सेकंड बुक है उसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर, जो कि है इंटीग्रेशन, है ना। अगर तुम लोगों को डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज आते हैं तो ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हारे लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट उनके जस्ट ऑपोजिट ही हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है और जो थोड़े से डिफरेंट है वो है ये वाले। तो ये तुम्हें बहुत अच्छे से लर्न करना है। tan x का जब इंटीग्रेशन करते हैं ना तो log sec x आता है। मोस्टली हम sec के फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ते हैं, हम cos के फॉर्म में ही छोड़ते हैं। तो cos के फॉर्म में माइनस log cos x हो जाता है, क्योंकि log के आई होप तुम लोगों को 3 फॉर्मूलाज पता है। सबसे पहले log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। log a बाई b क्या होता है, log a माइनस log b, ठीक है। और यहाँ पे log x की पावर a जो होता है उसमें a जो है आगे आ जाता है, सो इट बिकम्स a log x, ठीक है। उसके बाद cot x का log sin x हो गया, sec x का log sec x प्लस tan x, है ना। और cosec में आपको पता ही है, एनीवे यहाँ पे माइनस साइन आता है, तो तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे log cosec x माइनस cot x हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद ये वाले हमारे फॉर्मूलाज हैं। अब देखो यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a स्क्वायर है तो आएगा तो 1/2a। लॉग यहाँ पे देखो x² माइनस a स्क्वायर था ना, तो ऊपर क्या आया, x माइनस a। बट अगर ये चीज हो जाए कि a स्क्वायर पहले आ जाए यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा, देखो ऊपर a प्लस एक्स आएगा और नीचे a माइनस एक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a स्क्वायर होता है, तो जैसे tan इनवर्स x होता है ना, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 का सेम चीज यहाँ पे है, बट यहाँ पे जो भी a होगा वो आपका आगे आ जाएगा। सो 1/a tan इनवर्स x बाय a हो जाएगा, प्लस c आपको आता है, c आता है मतलब आपको पता है, ठीक है। चलो उसके बाद इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ पे log x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x बाय a आ जाता है। यहाँ पे आगे से 1/a नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे आएगा इस वाले फॉर्मूला पे, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला और ये वाला फॉर्मूला रिलेटेड है, यहाँ पे एज इट इज ये चीज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन पे। तो पार्शियल फ्रैक्शन से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर से आ जाता है, ठीक है। तो देखो अगर नीचे क्या है x माइनस a या x प्लस a इस टाइप का, तो सिंपली a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस आ जाएगा। बट अगर यहाँ पे x माइनस a का होल स्क्वायर हो गया है, तो एक तो यहाँ पे x माइनस a के फॉर्म में होगा, दूसरा x माइनस a के होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, और a और b यहाँ पे दोनों ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो जितने भी होंगे उतने यहाँ पे वेरिएबल्स आते रहेंगे, a b c d सो एंड सो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे x माइनस a स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ था, हमने कहा ये चीज 2 बार आएगी, तो देखो यहाँ पे 2 बार आ गई है, और इसके लिए तो एक ही बार आएगी, तो एक बार आ गई, ठीक है। अगर देखो ये टाइप की कोई चीज आ गई है, मान लो x² प्लस 2x प्लस 3 कुछ भी आ गया, अगर इसको आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, अगर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ तब ये चीज हमारे पास आती है। यानी कि इस केस में ऊपर सिर्फ आप b या c नहीं लिखोगे, आपको bx प्लस c ये लिखना पड़ेगा इस केस के लिए, जहां पे ये फैक्टराइज फर्दर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन को अच्छे तरीके से देख लेना, यहाँ पर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास 2 फंक्शंस हैं, दोनों के जो प्रोडक्ट है वो हो रखा है, उसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और हम पहला फंक्शन किसको लेंगे, दूसरा किसको लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको आइलेट रूल लगाना पड़ता है, यानी कि प्रायोरिटी पहले आपको इनवर्स को देनी है, फिर आपको लॉग को देनी है, फिर एल्जेब्रिक को, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को, लास्ट में एक्सपोनेंशियल को, जैसे लिखा है अगर इस टाइप का है ना। तो यहाँ पे आप खुद ही समझो, अगर मान लो इसको मैं इस तरीके से भी लिख के आपको दे दूं, आपको खुद पता होना चाहिए कि इसको मुझे लास्ट में ही लिखना है, ठीक है जी। चलो उसके बाद ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में ये वाले फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं, ठीक है। चलो उसके बाद सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो ये है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। कि अगर मैंने कह दिया 1 से 2 तक इंटीग्रेट कर दो, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें लिमिट लेनी होती है, पहले हम सिंपली उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है, आपने उसको सॉल्व कर लिया है, उसके बाद उसमें लिमिट पुट कर दो, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी प्रॉपर्टी 4, ठीक है। कि अगर इंटीग्रेशन 0 से a f x dx मैंने लिखा है, मान लो इंटीग्रेशन 0
0 से पाए, ठीक है, मोस्टली यही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स इस तरीके से हम लगा सकते हैं, वही इन्होंने लिखा है कि एफ ए माइनस एक्स हम यहाँ पर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, बाकी तो और भी है बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ये भी आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो वहां पर ये वाले फॉर्मूलाज भी आपके यूज होंगे, जो कि एज सच तो मेंशन नहीं कर रखे हैं, बट ऑब्वियसली ये बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 11th में भी ये वाले फॉर्मूलाज थे, तो आपको देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले सर्कल की अगर मैं बात करूं तो इसकी इक्वेशन होती है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहां पे h कॉमा k क्या है, ये उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर यहाँ पे जो सेंटर है ये क्या है, ओरिजिन, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो उस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये जहां पे r क्या है, रेडियस है, ठीक है। पैराबोला की अगर हम बात करें तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, तो ये किस साइड बनेगा, देखो ये बनेगा हमारे एक्स एक्सिस के साइड पे, और जब मैं इसकी बात करूं तो ये y इक्वल्स टू के फॉर्म में बन रहा है ना, तो इसको मैं कहां बनाऊंगी, y एक्सिस के टुवर्ड्स बनाऊंगी। अब वो डिपेंड करता है, अगर माइनस साइन है तो आप कहां को बना दोगे, नीचे को बना दोगे, ठीक है। चलो उसके बाद इलिप्स की बात करते हैं, तो ये है जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहां पे a और b क्या है, हमारे मेजर और माइनर एक्सिस हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a, अगर मान लो इसको मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे यानी कि जो मेरा a है वो क्या हो जाएगा 4 और जो मेरा b है वो क्या हो जाएगा 3। तो क्लियरली ये क्या है मेरी, दिस इज दी मेजर एक्सिस। मेजर का मतलब क्या है, जो बड़ी है, ठीक है। तो ये वाला जो पैराबोला है इस तरीके से बन जाएगा। अगर मान लो ये इस तरीके से है, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 16, तो विच मीन्स ये वाली मेजर एक्सिस हो जाएगी, यानी कि वाई एक्सिस वाली बड़ी हो जाएगी, तो ये पैराबोला इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालना है ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर से एमसीक्यू आपका 1 नंबर का बन सकता है, ठीक है। उसके बाद सेपरेटिंग द वेरिएबल वाला मेथड है, यहाँ पे सिंपली वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ जाते हैं। तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आप पहचानोगे, भाई देख लो, ऊपर जो टोटल पावर है, नीचे जो टोटल पावर है वो सेम है कि नहीं, तो ऊपर क्या है मैक्सिमम 2 है, नीचे क्या है मैक्सिमम 2 है, सेम है, तो विच मीन्स ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे dy बाई dx के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे y इक्वल्स टू vx पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हम इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं जो भी इक्वेशन हमको गिवन है उसको। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई p क्या है और q क्या है। p हमें पता चल गया है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरीके से निकाल लेते हैं। मान लो p क्या है 1 है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ये, यानी कि e की पावर x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, एंड देन ये जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको इस पूरी इक्वेशन से आपको मल्टीप्लाई कराना होता है, एंड आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो इस टाइप के ना 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम वेक्टर्स में। तो सबसे पहले आपको पता है पोजिशन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे ये है कोई p पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स x y z है, तो इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा, OP वेक्टर होगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये x है, y है, z है, और ये ओरिजिन है ना 0, 0, 0, तो यहाँ पे OP वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। अगर मान लो हमें कोई 2 पॉइंट्स गिवन है, उनका हमें वेक्टर निकालना है, जैसे कि ए पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 z1 ले लिए, बी के कोऑर्डिनेट्स हमने x2 y2 z2 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर मैं कैसे निकालूंगी, देखो ए बी वेक्टर यानी कि जो टर्मिनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, वो क्या है, बी है, तो बी से मैं ए को माइनस करूंगी, तो यानी कि x2 माइनस x1 मेरा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y2 माइनस y1 y वाला कोऑर्डिनेट, और z2 माइनस z1 z वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चलो उसके बाद मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको पता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर इसके कोऑर्डिनेट ये हैं तो इनका आप यहाँ पे स्क्वायर करके अंडर रूट उनका कर दोगे, ठीक है। और ये क्या होता है, ए कैप, ये हमारा होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से हम कर देते हैं डिवाइड, हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चलो डायरेक्शन को साइन क्या होते हैं, LMN, ठीक है। कहाँ के हैं, तो ये एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का, ठीक है। तो इनको हम डायरेक्शन को साइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कॉस होते हैं, ठीक है। देखो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब अल्फा बीटा गामा क्या है, तो ये ऑब्वियसली हमारे डायरेक्शन एंगल्स होंगे, यानी कि जो भी वेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं वो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहे हैं,
जब उनका आप कोसाइन ले लेते हो तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं डायरेक्शन रेशियो, जिनको हम ए बी सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये हम कैसे निकालते हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसका अगर आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, आपको आपका डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि एल को हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर मान लो आपको डायरेक्शन कोसाइन नहीं पता है पर आपको डायरेक्शन रेशियो पता है, जो कि आप इजीली निकाल सकते हो, अभी मैंने आपको बताया। तो अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता चल गया तो आप डायरेक्शन कोसाइन खुद से निकाल सकते हो। ये है हमारे फॉर्मूलाज, ठीक है। अब इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो आप देखोगे ऊपर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे क्या हो गया, अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो नीचे भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो दोनों कट जाएंगे, अल्टीमेटली क्या आएगा 1। इसीलिए ये चीज हमारे पास 1 होती है, बट ये 1 के इक्वल यूजुअली नहीं होता है, ठीक है। चलो उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर, तो आपको पता है एक हमारा ट्राइंगल लॉ होता है, एक दूसरा हमारा पैरेललोग्राम वाला लॉ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑलमोस्ट हमारे सेम है। अगर ये ए वेक्टर है, बी है, तो ये हमारा सी वेक्टर हो जाएगा, जो कि दोनों को ऐड करके हमको मिलेगा। सेम हमारा देखो पैरेललोग्राम वाला भी है, ये ए है, ये हमारा बी है, तो जो हमारा डायगोनल है वो हमको सी वेक्टर दे देगा, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। चलो यूनिट वेक्टर मैंने आपको बता दिया। कंपोनेंट्स, तो भाई यहाँ पे जो भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे ए बी सी, वो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो। और अभी मैंने आपको बताया ना कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यही तो क्या है अभी हमने डिस्कस करा था, यही तो हमारे ए बी सी है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कंपेयर करके इजीली डायरेक्शन रेशियो को निकाल सकते हैं। और अगर डायरेक्शन रेशियो मुझे पता चल गया तो डायरेक्शन को साइन हम कैसे निकालेंगे वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है यूजुअली कि प्रूफ करो कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं वो कोलिनियर है। तो आप अगर आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है ये चीज प्रूफ कर दो, आपका प्रूफ हो गया डायरेक्टली कि ये दोनों कोलिनियर है। या फिर आप ये वाली चीज प्रूफ कर दो, दोनों के जो भी आपके डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं उनका रेशियो ले लो, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर वो रेशियो सेम आ गया कि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो भी आप कह दोगे कि भाई ये तो आपस में कोलिनियर है, ठीक है। चलो सेक्शन फॉर्मूला, तो ये हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, यहाँ पे बस वेक्टर फॉर्म में हो गया है। तो अगर m रेशियो n में डिवाइड हो रहा है तो m b वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, n a वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे क्या होता है m प्लस n ही हम करते हैं। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। चलो स्केलर प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। स्केलर प्रोडक्ट जब भी हम करते हैं तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, यानी कि दो वेक्टर्स है, वेक्टर्स का हमने स्केलर प्रोडक्ट कर दिया तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, तभी इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है, कॉस आता है, यहाँ पे साइन नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ कॉस आता है, ठीक है। तो विच मीन्स अगर आपको एंगल निकालना है तो आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, ठीक है। चलिए और बेसिक आपको पता ही है कि यहाँ पे सिर्फ अगर उसका खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तभी वो 1 आता है, उसका किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो तो हमेशा क्या आ जाता है, 0, क्योंकि आपको पता है भाई cos 90 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। चलो ये हमारे बेसिक से प्रॉपर्टीज हैं विच आर वेरी वेरी सिंपल। अब अगर इन दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट करना होगा तो हम समझ गए हैं कि भाई आई डॉट आई ही क्या होगा, 1 होगा, तो विच मीन्स ये क्या आ जाएगा, a1 b1 a2 b2 a3 b3, ठीक है। चलो अब ये इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन अनदर वेक्टर, वो बी वेक्टर हो सकता है, सी वेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर्मूला हमारा यही होगा कि ऊपर उनका डॉट प्रोडक्ट है, नीचे जिस पे प्रोजेक्शन हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको क्या क्वांटिटी मिलती है, हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, यानी कि यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी देखनी होगी, इसीलिए यहाँ पे क्या आता है, एन कैप। ये एन कैप हमें क्या बता रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमको डायरेक्शन बताने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, यहाँ पे साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई, तो यहाँ पे भी आप एंगल इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो एंगल कितना बनेगा, 0, और साइन 0 क्या होता है, 0, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ ये चीजें 0 है। बाकी अगर आई क्रॉस जे हो रहा है तो क्या आएगा, ये पूरा साइक्लिक फॉर्म में चलता है, ठीक है। अगर जे क्रॉस के हो रहा है तो आई आएगा, के क्रॉस आई हो रहा है तो जे आएगा, ठीक है। अगर आपने उल्टा कर दिया, मान लो आपने आई क्रॉस के कर दिया तो माइनस जे हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सेम नहीं होता है। अगर आप ए डॉट बी कह दो या बी डॉट ए, ये तो सेम चीज है, पर
ये क्रॉस प्रोडक्ट में एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, चलो अगर आपको ट्राइंगल की एरिया निकालनी है और आपको उसके साइड के वेक्टर्स पता हैं तो आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, और अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो वहां पे 1/2 नहीं आएगा, वहां पे सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट करके उनका मैग्नीट्यूड आपको देख लेना है। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं आपको पता है। ठीक है, अगर आपको दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहाँ पे जो भी इनके हैं, मान लो अभी ऐसे ही लिख देती हूँ, इस तरीके से हम लिख लेते हैं एंड फिर बस डिटर्मिनेंट को हमको सॉल्व करना है, बस दैट इज इट। उसके बाद आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो तो हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, कोसाइन और रेशियो का पूरा फंडा बता चुकी हूं मैं, कैसे निकालने हैं ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज, वो हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी, ठीक है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहां पे बी वेक्टर क्या है, जो कि हमें गिवन है कि ये जो भी लाइन है, ठीक है, जो भी लाइन है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो विच मीन्स बी वेक्टर, तो मुझे इसके डायरेक्शन रेशियोज देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज इसके हमने ए बी सी ले लिए। अब ये जो लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है वो एक पॉइंट से पास कर रही है, तो उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स पता होंगे या फिर विच मीन्स उसका पोजिशन वेक्टर आपको पता होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मान लो कोई ए ले लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और z1 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपली देखो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहां पे बी वेक्टर क्या है, हमने कहा कि यहाँ पे इसके जो डायरेक्शन रेशियोज वो ये हैं, तो विच मीन्स बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर, सिंपली। ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है ए वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, सिंपली हमें अभी देखा था ना, हमें पता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो यहाँ पे x1 y1 z1 है, तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आई होप क्लियर है। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में हम देखेंगे तो आपको क्या करना है, ये x माइनस x1, जहां पे x1 y1 z1 क्या है, ये इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ए बी सी क्या है, जो भी लाइन के ये पैरेलल थे उसके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अगर मान लो अब मुझे ये नहीं गिवन कि मुझे इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और दूसरे के पैरेलल है, नहीं, हमें दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं कि भाई ये जो लाइन है ये इन दोनों ही पॉइंट से पास कर रही है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है मैंने x1 y1 z1 ले लिए, इसके मैंने ले लिए x2 y2 z2, तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना। देखो सेम वही चीज आपको करनी है। यहाँ पे नीचे क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, ए बी सी, जो कि क्या था, डायरेक्शन रेशियो ना। तो अगर मुझे दो पॉइंट्स गिवन है, क्या मैं ये दोनों पॉइंट्स अगर मुझे गिवन है, क्या मैं यहाँ पे इसके डायरेक्शन रेशियो नहीं निकाल सकती, निकाल सकती हूँ ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, अभी तो देखा था। तो बस वही चीज देखो नीचे आ गई है कार्टेशियन फॉर्म में। थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में चेंजेस है। यहाँ पे देखो a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर हो रहा था डायरेक्ट, पर यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर होगा। एक और चीज ध्यान दो, यहाँ पे b वेक्टर क्या था, ये था, पर यहाँ पे बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। यहाँ पे दोनों ही क्या है, पोजीशन वेक्टर है। देखो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसके मुझे डायरेक्शन रेशियोज ऑलरेडी गिवन थे। ठीक है, दिस वाज द लाइन जिसके जो डायरेक्शन रेशियोज है मुझे ऑलरेडी गिवन थे, उसका जो डायरेक्शन रेशियो है वहां पे गिवन था। पर यहाँ पे ये कोई डायरेक्शन रेशियो नहीं है, ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि हमें सिर्फ पोजीशन वेक्टर अभी पता है। समझे दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलो अब अगर आपको कोई भी दो लाइंस गिवन है, उनके बीच का आपको एंगल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये वाला। ठीक है, जहां पे ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। A1 B1 C1 किसके हैं, पहली वाली लाइन के, और A2 B2 C2 दूसरे वाली लाइन की। तो ये तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया, और ये हमारा हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, देखो सिंपली यहाँ पे हमने निकाल दिया है इनका डॉट प्रोडक्ट और नीचे इनका मैग्नीट्यूड ले लिया है। वही चीज हमने यहाँ पर भी करी है, कुछ नया नहीं करा है। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं तो ये कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए, इसका काफी ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर पैरेलल है तो अभी हमने देखा था ये वाली कंडीशन सैटिस्फाई होगी। ठीक है, चलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब अगर लाइंस क्यों है, ठीक है, तो उस केस में फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है B1 B2, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे। ठीक है, और फिर इसका आप डॉट प्रोडक्ट करोगे किसके साथ, A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ। ठीक है, और नीचे ये जो B1 क्रॉस B2 आपने करा है, इसका मैग्नीट्यूड आप पुट कर दोगे। ये तो स्क्यू लाइंस के लिए है, बट अगर पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा, जो B वेक्टर है हमारा ये तो सेम होगा ना,
इसीलिए यहाँ पे देखो सिर्फ हमने बी वेक्टर लिखा है। अब यहाँ पे तो डॉट प्रोडक्ट हो रहा था, पर यहाँ पे बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा A2 माइनस A1 के साथ, और नीचे सिर्फ बी वेक्टर ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी के जो भी हमारे फॉर्मूलाज हैं उस पे। लीनियर प्रोग्रामिंग में आज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, बस तुम लोगों को देखना है कि ग्राफ किस तरीके से प्लॉट हो रहा है एंड कहाँ पे हमारा जो फेजेबल रीजन है वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। पहले आपको पता है जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट की, उसको हम पीई से डिनोट कर देते हैं। अगर उसका उल्टा निकालना होगा तो हम सिंपली 1 माइनस करके वो निकाल लेते हैं। ठीक है, पीई बाय एफ हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो हम कैसे निकालते हैं, पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, उसके बाद आपको पता है पी ई यूनियन एफ अगर मुझे निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मान लो मुझे यहाँ पे पी ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए है, तो इस फॉर्मूले से मैं इजीली निकाल सकती हूँ। ठीक है, देन कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं। ई डैश का मतलब समझ रहे हो ना, अगर इसको मैंने ई डैश ऐसे लिखा है या ई बार ऐसे लिखा है, इन दोनों का मतलब है उसका उल्टा, उसका ऑपोजिट। अगर मैं कह रही हूँ बारिश होगी तो बारिश नहीं होगी का मतलब है ई डैश या फिर ई बार। ठीक है, समझ गए, उसका जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए। तो ये कुछ हमारे फॉर्मूलाज हैं जो कि आप लोग यूज डेफिनेटली करोगे। ठीक है, इनका काफी ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस वगैरह में। इंडिपेंडेंट इवेंट अगर हैं तो आपको पता है पी ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए इंटू पी बी सिंपली। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर हैं तो भाई उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की 0 आ जाएगी ना डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद बेस थ्योरम विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं E1 E2 E3 E4 ऐसे इवेंट्स बना सकते हैं। ए जो इवेंट रहेगा दैट वुड बी समथिंग जो हमें गिवन है। ठीक है, वो ऐसा इवेंट होगा जो हमको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि E1 E2 E3 जो भी जितने भी आपने इवेंट्स बनाए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन द कंडीशन की ये चीज हो चुकी है, ये ए वाली चीज हो चुकी है। ठीक है, तो हम इजिली यहाँ से निकाल सकते हैं पी E1 बाय ए करके हम इसको लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, E1 की प्रोबेबिलिटी गिवन द कंडीशन की ए अकर कर चुका है, तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होता है। और नीचे ये जो चीज हमने लिखी है ना, ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो कई क्वेश्चन में टोटल प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है जिसको हम पी ए से डिनोट कर देते हैं। तो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है नीचे डिनोमिनेटर वाला, एंड दैट इज दी टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ये पूरी की पूरी पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है जल्दी से कर लो। सो दैट इज इट यार, हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दो। बहुत सारे बच्चों का तो लास्ट एग्जाम है, तो अच्छे तरीके से पढ़ो। लास्ट एग्जाम है, रिवाइज करो अच्छे तरीके से, एंड जितने भी पीवाईक्यू सैंपल पेपर्स आप लोगों ने प्रैक्टिस करे थे उनको भी रिवाइज कर लेना।